आज हम लोग इस वीडियो में मिसलेनियस टाइप्स के जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोग बातें करेंगे। क्वेश्चंस ये है कि पोषवाह फ्लोएम मुख्यतः पोषवाह फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जैसा कि हम लोग जो प्लांट टिश्यूज के बारे में या पादप उत्तक के बारे में जब अध्ययन करते हैं उसमें जो है हम लोग दो प्रकार के उत्तक को देखते हैं, जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। जो फ्लोएम है ये इंग्लिश वर्ड है, उसका हिंदी है पोषवाह। पोषवाह उत्तक मुख्यतः किसके कार्य के लिए उत्तरदायी है। जो प्लांट के जो टिश्यूज है आप लोगों ने पढ़ा होगा, कि जो फ्लोएम है यह एक टिश्यूज का नाम है। यह एक टिश्यू का नाम है। तो जो फ्लोएम टिश्यू है और एक जाइलम टिश्यू होता है। तो फ्लोएम टिश्यू जो होंगे या पोषवाह टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू जो जिम्मेदार होंगे या उसका जो फंक्शंस होगा वो फूड डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन होता है। बॉडी जहां पर फूड का सिंथेसिस होता है, आप जैसा पढ़े होंगे कि पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद तैयार करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपने लिए भोजन तैयार करते हैं और यही भोजन जो है अन्य जीव के द्वारा जो है उपयोग किया जाता है। और यह जो तैयार की जाती है भोजन, उस प्रक्रिया का नाम है प्रकाश संश्लेषण। और इस प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो है सूर्य की प्रकाश के मदद से कार्बन डाइऑक्साइड्स और वाटर से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और यही कार्बोहाइड्रेट्स जो है प्रत्येक जीव जो खाते हैं। शुरुआती जो इनिशियल स्टेज में जो फॉर्मेशन होता है वो ग्लूकोज का होगा, हाँ, लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज होगा, जटिल ग्लूकोज होगा, यही कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। और यही कार्बोहाइड्रेट्स आपको जो देखने की, जो आप जब खाना खाते हैं, चावल, दाल, रोटी जो भी खाते हैं, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ है कि पोषवाह फ्लोएम उत्तक मुख्यतः किसके लिए, किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी है। इसके ट्रिक से याद कर लीजिए आप। ये जो फ्लोएम है और जो जाइलम है, इसको मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। जो ये फ्लोएम टिश्यू जो देख रहे हैं, फ्लोएम टिश्यू, देखिए साउंड में जो है फ है, ये एफ का साउंड होता है फ्लोएम में, तो उसका याद रख लीजिएगा फ्लोएम से फूड। और जाइलम जो होगा उसका उच्चारण में ज है, साउंड जो ज आता है, ज हिंदी का ज साउंड आता है, उसमें जाइलम याद रख लेंगे जल का। जाइलम का जल से और फ्लोएम का फूड से याद रख लेंगे। जाइलम का साउंड जो है ज से है तो उसको हम लोग जल याद रख लेंगे। फ्लोएम का साउंड फ से है, उसको हम लोग फूड याद कर लेंगे। तो इस ट्रिक से आप देखेंगे आसानी से कभी भी जो है आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बनाने में। तो फ्लोएम टिश्यू जो मेन ट्रांसपोर्ट करता है वह फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी। तो फ्लोएम जो है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड के लिए। और जाइलम जो है वह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? जाइलम जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जल मतलब वाटर के लिए। और यही जो है जाइलम टिश्यू के साथ वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा, जमीन के अंदर में जो डिसॉल्व मिनरल्स है जिसकी जरूरत प्लांट्स को रहती है, प्लांट उसको प्राप्त करते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में जो फ्लोएम देखे, फ्लोएम का संबंध किससे है? फूड से।
और फ्लोएम के जगह पर जाइलम टिश्यू दिया रहता तो उसका संबंध किससे रहता, जल के ट्रांसपोर्टेशन के, और जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन जब करता है तो उसके साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। अब देखिए एक टिश्यू क्या है, टिश्यू जो है ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम लोग टिश्यू कहते हैं। और जो टिश्यू का समूह होता है, जब हम लोग ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे या एनिमल बॉडी पढ़ेंगे, तो टिश्यू का जो समूह होगा वह फॉर्म करेगा ऑर्गन को, और कई ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा, ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और कई ऑर्गन सिस्टम से क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे एक मानव एक ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये तो देख रहे टिश्यू है, टिश्यू किससे बना होता है, एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जो सिमिलर नेचर के जो सेल्स होंगे उसके ग्रुप से क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वस्तुओं अब इसमें दिया है, कहता है कि दो वस्तु x और y का द्रव्यमान समान है। एक वस्तु x है और एक वस्तु y है, दोनों का मास कहता है समान है, मतलब दोनों का मास कितना है, m है। तो कहता है कि तथा दोनों का वेग क्रमशः u एवं v की चाल से गतिमान है, मतलब जो स्पीड्स दिया u और 3u जो इसकी वेलोसिटी दी हुई है। ठीक है, ये इसका u, इसका 3u। तब कहता है उसकी गतिज ऊर्जा kx और ky का संबंध किस प्रकार होगा। तो यहाँ पर जो है kx इक्वल टू क्या होगा, mu स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ky इक्वल टू क्या हो जाएगा, m3u पर स्क्वायर हो जाएगा, और बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे। ये जो होता है हाफ एम वी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है उसी के आधार पर हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, एम यू स्क्वायर बाई 2 और के वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो आपका हो जाएगा के वाई इज इक्वल टू 9 एम यू स्क्वायर बाई 2। तो ये जो देख रहे हैं ये किसके बराबर है, ये जो बराबर है के यू स्क्वायर बाई 2 जो है के एक्स के बराबर है, इज इक्वल टू आप के एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लिखे आपने, जैसे ये x है, ये y, दो गो ऑब्जेक्ट है, इसका मास भी है, इसका भी मास है। के एक्स काइनेटिक्स एनर्जी के लिए यूज किया गया, इस ऑब्जेक्ट के गतिज ऊर्जा के लिए। तो एम यू स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इसके काइनेटिक्स एनर्जी के लिए जो है क्या हो जाएगा, m3u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। तो के वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पर स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यू स्क्वायर हो जाएगा एम यू स्क्वायर बाई 2, और ये एम स्क्वायर बाई 2 के एक्स के बराबर है। तो के वाई इज इक्वल टू 9 के एक्स इज इक्वल टू 9 के वाई इज इक्वल टू 9 के एक्स, के वाई इज इक्वल टू 9 के एक्स हो जाएगा। अर्थात कौन सा हो जाएगा, के वाई इज इक्वल टू 9 के एक्स। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज ए करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर के वाई इक्वल टू 9 के एक्स दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन ये होगा। इसको मैं इंग्लिश में भी एक बार देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो इंग्लिश वाले हैं उसको दिक्कत ना हो। कहता है कि two objects x and y have the equal mass and are moving with their speeds u and 3u respectively। ऑब्जेक्ट का मास इक्वल है, एज्यूम कर लिए हम लोगों ने m, और उसकी जो स्पीड से u और 3u है। Their kinetics energy is given by kx and ky are related, और उसकी kinetics energy दिया हुआ kx और ky से। हम लोगों ने जो काइनेटिक एनर्जी दिया था उसी को यूज किए फॉर्मूला का mv स्क्वायर बाई 2 mv स्क्वायर बाई 2, उसी को यूज करके हम लोगों ने बनाया। तो रिलेशंस जो है सी जो है हम लोगों का आया। काइनेटिक्स एनर्जी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। काइनेटिक्स एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी व्हिच इज caused ड्यू टू इट्स मोशन,
किसी भी ऑब्जेक्ट की जो गति होती है, गति के कारण जो ऊर्जा होती है, उस प्रोसेस करती है वो बॉडी, उस बॉडी का हम लोग क्या कहते हैं? काइनेटिक्स एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक्स एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक्स एनर्जी तो गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो उस वस्तु में ऊर्जा का रखाव है या ऊर्जा उसके अंदर में अंतर्निहित है, जो निहित है, उसी निहित ऊर्जा को हम लोग कहेंगे गतिज ऊर्जा। जब कोई किसी वस्तु में गति के कारण ऊर्जा को, और जब किसी वस्तु में स्थिति के कारण ऊर्जा रहती है, तब हम लोग उसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशंस या इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड काइनेटिक्स एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी ड्यू टू प्रोसेस पोजीशन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। जो उसकी स्थिति के कारण होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, और जो उसके मोशंस के कारण होता है उसको हम लोग काइनेटिक्स एनर्जी कहते हैं। जब कोई बॉडी इस तरह से मोशंस प्रोसेस करे तब। अब ये क्वेश्चन कहता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ प्रेशर। इसमें कहता है कौन सा जो है प्रेशर का यूनिट नहीं है। नहीं है मतलब नॉट के बारे में पूछ रहा है, कौन सा प्रेशर की यूनिट नहीं है? पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर और बार। ये जो दिया हुआ इसमें वी हैव टू फाइंड आउट द SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। हम लोगों को ये फाइंड आउट करना है कि प्रेशर का जो है SI यूनिट्स कौन सा नहीं है, नॉट फाउंड, नॉट SI यूनिट ऑफ द प्रेशर। इसको हम लोग बना के देखते हैं। देखिए प्रेशर क्या है? PRESSURE, प्रेशर मतलब दाब। दाब क्या होता है? जैसे कोई ये सरफेस है, अब इस सरफेस पर कोई जो है फोर्स लग रहा है, इसके यूनिट एरिया पे जो लगने वाले फोर्स है, इस पूरे सरफेस पर लगने वाले अगर फोर्स ये F हो, और ये जिस एरिया पे लग रहा है पर यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिस जो कॉन्टैक्ट एरिया ऑफ फोर्स होगा उसमें देखेंगे पर यूनिट। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे सीजीएस यूनिट के लिए, 1 मीटर स्क्वायर की बात करेंगे वो किसके लिए होगा? वह हो जाएगा SI यूनिट्स के लिए। तो कहता द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। That means pressure is directly proportional to the applied force and inversely proportional to the area of the contact. Means यह निर्भर करेगा किस पर? कि उस वस्तु पर कितना फोर्स अप्लाई किए हैं, और निर्भर करेगा एरिया ऑफ कांटेक्ट पर, जो उसके संपर्कित क्षेत्र है जिसपे फोर्स लगा है। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है P = F/A। अब ये क्या है? ये A जो है एरिया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट है जहां पर फोर्स अप्लाइड हुआ है, और F क्या है? F एक बल है, P क्या है? प्रेशर है, A क्या है? एरिया ऑफ कांटेक्ट है। जैसा कि आप जानते हैं कोई भी सरफेस का जब हम लोग एरिया निकालने के लिए जाते हैं उसमें लंबाई इंटू लंबाई या लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, या रेडियस इंटू रेडियस, ये इस तरह से फैक्टर्स आते हैं। ये जो रेडियस इंटू रेडियस लिखेंगे, रेडियस का मेजरमेंट या तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा, फिर उसी यूनिट को रिपीटेट कर देंगे, गुना कर देंगे। मीटर है, मीटर से गुना किए मीटर स्क्वायर हो गया। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना किए सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स अगर हम लोग SI यूनिट्स की बात करते हैं तो एरिया का SI यूनिट्स क्या होगा? मीटर इंटू मीटर, दैट इज मीटर स्क्वायर।
तो एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर हो जाएगा और फोर्स का हम लोग जानते हैं एसआई यूनिट्स क्या होता है, न्यूटन होता है। अब चूंकि न्यूटन होता है फोर्स का, तो न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर तो होगा इसका। तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये तो हो रहा है इस फॉर्मूला के हिसाब से। दूसरी बात ये है कि सर्वविदित है कि प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है। तो ये भी आपको पता है कि प्रेशर का एसआई यूनिट पास्कल है, प्रेशर का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अब जो बार देख रहे हैं आप, बार जैसे सुना होगा आपने एम बी मतलब मिली बार। जैसे आप जब साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, एंटी साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात, प्रति चक्रवात जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, तो वहां पर आप देखते हैं, क्या देखते हैं कि जो है लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट्स होता है, वह लो प्रेशर हाई प्रेशर बेल्ट जो क्रिएट होता है, तो प्रेशर का जो लाइन पढ़े होंगे आप लोगों ने आइसोबार, आइसोबार वैसे लाइन को कहते हैं जिस इमेजिनरी लाइन पर दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हो समान हो, उसको हम लोग आइसोबार कहते हैं। उसी आइसोबार के मदद से हम लोग पता करते हैं कहां पर लो प्रेशर बेल्ट बन रहा है, कहां पर हाई प्रेशर बेल्ट बन रहा है। और इसी हाई प्रेशर लो प्रेशर बेल्ट के कारण हम लोग यह पता कर पाते हैं कि मौसम साइक्लोन का है कि एंटी साइक्लोन क्रिएट हो रहा है। तो यहां जो बार है किसका यूनिट है, यह भी जो यूनिट है वह किसका है, वह जो है प्रेशर का है। लेकिन ये मेजरमेंट जो है किसके लिए करते हैं हम लोग, ये मेजरमेंट बार का जो करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, ठीक है, पास्कल जनरली यूज करते हैं। और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो हम लोग एसआई में कन्वर्ट जब करेंगे तो ये दिखाई पड़ेगा। अब बात रही जूल मीटर पर सेकंड, जूल मीटर पर स्क्वायर का, तो जूल पर मीटर स्क्वायर जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि वर्क बाय मीटर स्क्वायर, मतलब वर्क बाय एरिया। तो वर्क बाय एरिया तो प्रेशर होता नहीं है, तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, वह आंसर क्या होगा आपका सी होगा। क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं है निम्नलिखित में कौन सा दाब का यूनिट नहीं है, दाब का यूनिट जूल मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा प्रेशर का क्या है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो यहां पर देखेंगे जब ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज्यादा प्रेशर लगेगा। That means pressure is directly proportional to the applied force of that surface. परंतु जब सरफेस बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्टैक्ट एरिया। क्योंकि प्रेशर जो है वह व्युत्क्रम है किसके, वह व्युत्क्रम है कॉन्टैक्ट एरिया के, संपर्कित क्षेत्र के। इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो सुई है उसको नुकीला बनाया जाता है ताकि थोड़ा सा पुश करे आपके शरीर के अंदर में धस जाए। क्यों धस जाए, क्योंकि वहां पर एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होगा वह कम से कम होगा और फोर्स जो है कम लगाने के बावजूद भी प्रेशर ज्यादा प्राप्त हो जाएगा। तो सुई को नुकीला शरीर के अंदर में इसीलिए बनाएगा आसानी से धस सके, ठीक है। फिर हम लोग आगे की ओर देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप 22 देखें। क्वेश्चन नंबर 22 जब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग उत्तल लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। दैट मीन्स हियर we have to consider about the feature of a lens। और लेंस का जो फीचर्स होता है वो क्या होता है, और लाइट को एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करने की इजाजत देता हो, तो इसे को हम लोग लेंस कहते हैं। अब इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा।
कहता है which one of the following materials cannot be used to make a convex lens। ये materials दिया हुआ आपके पास, एल्युमिनियम, ग्लास, sapphire, वाटर, ये जो है चार जो है चीजें आपको दिया गया है। इन मटेरियल में से आपको पता करना है किस मटेरियल का उपयोग उत्तल लेंस के रूप में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये लेंस की बात है। तो लेंस में जब देखेंगे हम लोग, वो कॉमन बात है क्या है लेंस में, जो लेंस की जो कॉमन बातें हैं वो ये है, लाइट को लेंस जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास करने देता है। दिस इज द फीचर ऑफ द लेंस। ये लेंस का क्या होता है, फीचर्स होता है। अब इसमें दिया है लेंस, उत्तल लेंस दिया है कि इनमें से कौन सा प्रयोग उत्तल लेंस को बनाने में नहीं किया जा सकता है। नहीं शब्द है, ये शब्द क्या है, नहीं है। कौन सा शब्द उत्तल लेंस प्रयोग में नहीं किया जा सकता वो पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये कांच है, जनरली जो आप लेंस देखते हैं कांच के ही बने होते हैं। उसके नीलम ये भी एक प्रकार का ट्रांसपेरेंट पत्थर है जिसका हम लोग अंगूठी बनाने में यूज करते हैं। इस पट्टी से लाइट उस पट्टी इसमें भी जाता है। नीलम का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जल, वाटर, वाटर में भी जो है इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जो है क्या करता है, लाइट ट्रांसफर करता है। तो लाइट वाटर का जो बुलबुला होता है वह बिहेव जो है लेंस की तरह करता है। तो दैट मीन्स यह भी जो हो जाएगा। अब बचा एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है वह ट्रांसपेरेंट नहीं है। यह मटेरियल जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। यह रिफ्लेक्टर के रूप में काम करेगा, इसके अंदर में रिफ्लेक्शन नहीं होगा। यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चम्मच, चम्मच का आप मिरर के रूप में यूज कर सकते हैं, नॉट लेंस। मिरर के रूप में चम्मच में आप जो है अपना चेहरा देख सकते हैं। ठीक है, चम्मच के दो हिस्से हैं, एक उभरा हुआ और एक जो है मैंने क्या कहता है गड्ढा वाला जो हिस्सा है। तो जैसे इस तरह से चम्मच होगा तो इसमें मुंह देख सकता है, ऐसे उसके पलट करके भी देख सकते हैं। दोनों जो है अवतल और उत्तल दर्पण की तरह काम कर सकता है, मतलब कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के रूप में काम कर सकता है, नो कि वो लेंस के रूप में काम करेगा। यही इसमें है। ये देखो माइक का जो था वो लगाने वाला भोपाल नहीं सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है आंसर क्या हो जाएगा आपका, एल्युमिनियम हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे गिरा। अब ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इसको हम लोग देखते हैं, कंसीडर करते हैं। कहता आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी प्रकाश से परिघटना उत्तरदायित्व है। जो लाइट की जो फिनोमिना है, जो प्रकाश की जो परिघटना है, जो फिनोमिना है, उसी फिनोमिना में पूछ रहा है कि व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ स्काई इन ब्लू कलर। जो ब्लू कलर में जो स्काई दिखाई पड़ता है उसके लिए क्या रिस्पांसिबिलिटी है, किसकी रिस्पांसिबिलिटी, किस लाइट फिनोमिना की रिस्पांसिबिलिटी है जिसके कारण ऐसा दिखाई पड़ता है। तो इसमें दिया है परिक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इसमें जो देखेंगे आप, ये क्या है, कहता है ऑप्टिकल फिनोमिनन रिस्पांसिबल फॉर, कहता है द ऑप्टिकल फिनोमिनन रिस्पांसिबल फॉर द ब्लू कलर इन द ऑफ द स्काई। देखिए स्काई और ओशन दोनों दे सकता आपको एग्जाम में, क्या दे सकता है, स्काई और ओशन।
स्काई हो या ओशन हो, दो बोथ सीम्स टू बी ब्लू। Why? What is responsible for appearance blue colors of ocean or blue color of sky? दोनों का जो है सेम है, वो क्या है? वो है स्केटरिंग ऑफ लाइट। जैसा कि आप जानते हैं कि लाइट का जो स्केटरिंग होता है उसमें जो लाइट ऑफ विजन्स है, जिसको हम लोग लिखते हैं वेव ग्योर, GYOR, है। बी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये जो 7 कलर्स देख रहे हैं विबग्योर, 2 2 4 2 6 1 7, जिसको रेनबो भी कहते हैं। सनलाइट इज व्हाइट लाइट एंड दिस लाइट कंटेन्स 7 कंपोनेंट ऑफ लाइट दैट्स नेम, these names are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red। अब जब स्पेक्ट्रम में देखेंगे आप, तो स्पेक्ट्रम में जब व्हाइट लाइट जाता है तो सबसे ऊपर में रेड रहेगा, फिर उसके बाद जो है ऑरेंज होगा, फिर उसके बाद ग्रीन होगा, फिर उसके येलो होगा, फिर उसके बाद ग्रीन होगा, फिर उसके बाद ब्लू होगा, फिर उसके बाद इंडिगो होगा, फिर उसके बाद वायलेट होगा। ये जो तीनों कलर जो देख रहे हैं VIB, ये जो VIB देखते हैं, इसी को सम्मिलित रूप से जो है ये जो अपीयरेंस देता है, चाहे स्काई का हो या ओशन का हो, समुद्र का हो, वो क्या देता है? वह देता है आपको ब्लूइश, ब्लू जैसा, ब्लू कलर के जैसा। जो ये स्केटरिंग ऑफ लाइट में जब देखेंगे तो सबसे कम जो स्केटरिंग होता है रेड लाइट का, और सबसे ज्यादा जो होता है वायलेट लाइट का होता है। तो ये जो देख रहे हैं VIB, ये तीनों लाइट कंबाइंड करके आपको स्काई या ओशन को ब्लू अपीयरेंस देता है, ठीक है। क्योंकि जो सबसे ज्यादा स्केटरिंग होगा वो होगा ब्लू, वायलेट का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू का। तो स्केटर के कारण, मतलब इसके बिखराव के कारण, टूटने के, अलग अलग कंपोनेंट में अलग होने के कारण जो है आपको स्केटरिंग की जो है फिनोमिना, प्रकीर्णन की जो फिनोमिना आपको देखने को मिलती है। तो स्केटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो है आसमान और समुद्र दोनों क्या दिखाई पड़ता है? ब्लू दिखाई पड़ता है। समुद्र भी आपको ब्लू दिखाई पड़ेंगे और आसमान भी आपको ब्लू दिखाई पड़ेंगे। तो रेड क्या है? रेड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके एकेडमिक एग्जाम में भी। जैसे देखिए आप, रेड लाइट का स्टॉप के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि ये जो रेड लाइट का जो यूज करेंगे, दूर तक ये लाइट जो है जाएगी, ये स्केटर्स कम करता है, जिसके कारण रुकना होगा तो आसानी से रुक जाएंगे, तो रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब आप जाना है तो ग्रीन सिग्नल रहता है, तो आसानी से निकल जाएगी। तो जो रोकने के लिए जो है आपको क्या किया जाता है? रेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इससे जो है दूर तक जो है आदमी को दिखाई पड़ेगा, दूर से ही दिखाई पड़ेगा हमको रुकना है, तो आप आसानी से ब्रेक अप्लाई करेंगे, स्मूथली जो है गाड़ी जहां पर आपको रोकना है वहां आप रोक सकेंगे। अगर दूसरा रहेगा तो आपको विजुअलिटी नहीं होगी, दिखाई दूर तक नहीं देगी, क्योंकि स्केटर पहले ही कर जाएगा। क्योंकि रेड लाइट का जो स्केटरिंग होता है, जो प्रकीर्णन होता है, जो बिखराव होता है, वो बहुत ही कम होता है, यह सबसे कम होता है इन लाइटों की अपेक्षा से। यही कारण है कि जब सुबह आप देखेंगे तो सूरज कैसा दिखाई देगा? लाल दिखाई देगा। जब सूर्यास्त होने वाली रहती है उसमें भी सूरज जो है आपको लाल दिखाई पड़ता है, लालिमा युक्त दिखाई देता है, ड्यू टू स्केटरिंग ऑफ लाइट एंड द स्केटरिंग ऑफ द फिनोमिना, या स्केटरिंग फिनोमिना जो है वह क्या है? रेड के साथ बहुत कम होता है, वेरी लेस, बहुत कम होता है। किसका? रेड का, या सबसे कम होता है, लिस्ट स्केटरिंग होता है रेड लाइट्स का। इसी के कारण जो है आपको मॉर्निंग में सूरज लाल दिखाई देता है, रात में सूरज डूबने से पहले आपको लाल दिखाई देगा।
या सूरज डूब भी गया है तो पर भी सूरज के डूबने के बाद का जो एरिया होगा उस एरिया में आपको लालिमा दिखाई पड़ेगा। पूछेगा सूरज के उगने से पहले लालिमा दिखाई पड़ती है क्यों? ये रेड लाइट के कारण, क्योंकि सूरज की जो रेड लाइट है उसमें स्कैटरिंग कम होता है, जिसके कारण आपको सूरज उगने से पहले भी आपको आसमान की लालिमा उस जगह दिखने को मिलेगा। जब सूरज अस्त भी हो जाता है उसके बावजूद भी जो है इसी रेड लाइट के कारण जो है कम स्कैटरिंग के कारण जो है आपको सूरज की लालिमा दिखाई पड़ेगी सनसेट के बाद भी। तो ये जो कुछ थी लाइट्स की जो फिनोमिना थी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उससे रिलेटेड जो कुछ प्रश्न थे यहाँ पर और जो बनते थे प्रश्न उस पर भी हम लोगों ने बातें की। The question कहता है the electric device used for converting the mechanical energy into the electric energy। कहता है इनमें से कौन सा जो है इलेक्ट्रिक डिवाइस है जिसका उपयोग कन्वर्ट करने में किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंसिस्ट ऑफ द काइनेटिक्स एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो डैम है, डैम में जो वाटर है स्टोर्ड जब रहता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है, लेकिन जैसे आप डैम का खोलेंगे पानी को गिरने देंगे तो दैट पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इनटू काइनेटिक्स एनर्जी। तो ये इंटीग्रेटेड रूप से हम लोग कहते हैं इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक्स एनर्जी। That means mechanical energy is equal to the potential energy plus kinetics energy। तो कहता है कि कौन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज किया जाता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे। उसको वोल्टामीटर कहेंगे, अमीटर कहेंगे, मोटर कहेंगे और जनरेटर कहेंगे। तो इसको हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। ये हो गया वोल्ट मीटर, अमीटर, मोटर और जनरेटर। ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी और विद्युत ऊर्जा इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। कहता है कि कौन सा जो डिवाइस है या विद्युत यंत्र है, वैद्युत यंत्र या इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो डिवाइस कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है। जैसे वोल्ट मीटर है, इसका यूज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए करते हैं। वोल्ट मीटर का यूज किस में करते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करने के लिए। किसी भी पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस होंगे उसको मेजरमेंट करने के लिए या पोटेंशियल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। इसी वायर में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, कितनी मात्रा में धारा प्रभाव हो रही है किसी तार से, वायर से या कंडक्टर से, उसका मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं? अमीटर से करते हैं। अमीटर से क्या करते हैं हम लोग अमीटर से मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के अमाउंट का कि किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर या वायर से कितने इलेक्ट्रिसिटी बह रही है। जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है, जो फ्लो है, जो बह रहा है, उस बहने वाली धारा की मात्रा का हम लोग क्या करते हैं? इसमें मेजरमेंट करते हैं। किससे? अमीटर से। अब दो बातें हैं, एक है मोटर और एक है जनरेटर। जैसे आप लोगों के घर में जब शादियां होते हैं
या हम लोगों के घर में जो शादियां होते हैं, तो जो बिजली आती है, बिजली कट न जाए, अंधेरा न हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या रखते हैं अपने घर में? जनरेटर मंगा के रखते हैं। और उस जनरेटर में देखेंगे एक तरफ मशीन रहती है जिसमें हम लोग डीजल डाल करके ऐसे करके हैंडल मारते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं, और वह मशीन जो बगल में लगा हुआ जनरेटर है उसके अंदर में जो रहता है डायनमो, उसको क्या करता है? ऐसे 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 घुमाता है, और इसी को घुमाने से उसके अंदर में जो मैग्नेट रहता है, मैग्नेट को घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। मतलब जो मैग्नेट का जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उसी इलेक्ट्रिक इफेक्ट का उपयोग करते हुए क्या करेगा? जनरेटर जो है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन आपका जो हो गया डी हो गया। डी ऑप्शन की मदद, डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब जो इसमें आप मोटर देखते हैं, मोटर भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है। जैसे आप पंखा देखते हैं उसमें मोटर रहता है। जैसे आपके घर में पानी जमीन से अंदर निकाल करके आपके टंकी तक पहुंचाने के लिए जो युक्ति यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज करेंगे, वो मोटर है। तो मोटर क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसको वो काइनेटिक्स एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे उदाहरण के लिए आप लोग देखें, आपका पंखा है, जैसे आपने उसमें तार जोड़ा, पंखा यूं 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 क्या करने लगा? घूमने लगा, और जो उसके इर्द गिर्द की जो वायु मौजूद थी उस वायु में हलचल पैदा कर दिया, डिस्टरबेंस पैदा कर दिया, और जिसके कारण उसमें क्या आ गई? गति आ गई। और वही गति जो आपके शरीर पर आती है, हवा के कण, और आप जो पसीने से लथपथ रहते हैं, वो पसीना की जो कणें हैं उसको वो उड़ा करके अपने साथ लेकर चली जाती है, और कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन के तहत आपको कैसा महसूस होता है? कूल कूल, ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक है, इस तरह से जो है आपका पंखा काम करता है। तो पंखा जो है वह किसका उदाहरण है? मोटर का उदाहरण है। ठीक है, अगर आपके घर में जो आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, बीवियां हैं, वो क्या करती है? वो जो है मसाला पीसने के लिए अब जो है सिल्ला लोढ़ी का प्रयोग नहीं करती है, अब मिक्सर खरीद कर लाई है। उस मिक्सर में एक वायर रहता है, और उस वायर के जो प्लग है लेकर के जहां पर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, उसमें घुसो देता है और इलेक्ट्रिक वहां से मिलने लगता है। बटन ऐसे दाबा, घूमने लगता है। ये जो घुर घुर घूमने लगता है, ये जो घूमने की जो क्रिया है, ये काइनेटिक्स एनर्जी है, दैट इज पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। और आपका जो मसाला है वो क्या हो गया? वो पीसा गया। तो अर्थात आपका जो घर में मिक्सचर है वह किसका एग्जाम्पल है? वह एग्जाम्पल है मोटर का। वह किसका उदाहरण है? मोटर का उदाहरण है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी का परिमाण 2 मीटर है। लेंस कैसा है? अवतल है। मतलब लेंस कैसा है? अवतल है। दैट मीन्स यह लेंस अवतल है। तब कहता है कि इसकी जो फोकस दूरी है वह 2 मीटर है। लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता क्या होगी? अब देखते हैं, हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। ये दिया हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए कनकेव लेंस इज 2 मीटर। एक कनकेव लेंथ है और उसका जो है फोकस जो है 2 मीटर है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? लेंस का पावर क्या होगा? लेंस का पावर क्या होगा? कहता द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इज 2 मीटर। व्हाट इज द
पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी लेंस का जो पावर होता है उसको हम लोग किससे मेजरमेंट करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं उसके जो फोकल लेंथ है उसके रेसिप्रोकल से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल से मेजरमेंट करते हैं 1/f। और f जो होता है उसको किस में मेजरमेंट करेंगे, मीटर में करेंगे मेजरमेंट। जो फोकल लेंथ होगा उसको किस में मापेंगे, मीटर में। और फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर ऑफ ए लेंस, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दिया हुआ आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 मीटर जो है आपका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, 2 मीटर, 2 मीटर फोकल लेंथ दिया हुआ है। अब ये देखना है कि लेंस कैसा है। ये जो लेंस है वो कनकेव लेंस है। लेंस क्या है, कनकेव है। लेंस क्या है, कनकेव है। मोबाइल लेंस कैसा है आपका, लेंस जो है कनकेव लेंस है। अब जो हम लोग देखेंगे कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के बारे में। कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। कनकेव लेंस कैसा होता है और कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, आकार को समझेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो है फोकस क्या होता है। ठीक है, क्या होता है, फोकस क्या होता है किसी भी लेंस का। जैसा कि जानते हैं कि लेंस क्या है, लेंस एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, और जब लाइट इससे गुजरती है तो लाइट को क्या झेलना पड़ता है, लाइट को फिनोमिना से गुजरना पड़ता है लेंस में। कौन सा फिनोमिना होगा उसमें, उसमें जो होगा रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। और इसी रिफ्रैक्शन के कारण क्या होगा लेंस में, लेंस में जो होंगे, लेंस में जो होंगे रिफ्लेक्शन के कारण लेंस में जो है इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसमें हम लोग देखते हैं जो इस तरह का जो लेंस होगा इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स लेंस। इसको कहते हैं हिंदी में उत्तल लेंस। और जब ऐसा लेंस होगा, सॉरी, इसको कहेंगे कनकेव लेंस या अवतल दर्पण कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तल और ये हो गया आपका अवतल लेंस। लेंस के लिए है लेंस, ये हो गया
उत्तल लेंस, इसको कहेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस कहेंगे, और इसको हम लोग कनकेव लेंस कहेंगे। तो जो कन्वेक्स लेंस है उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, कनकेव लेंस का साइन क्या, कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसका जो फोकस होता है कनकेव लेंस का, वो जैसे ये आपका कनकेव लेंस हुआ, लाइट जब इधर जाती है तो फोकस माना जाता है इस तरफ है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस में ये होगा, ये साइन है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। लाइट जो यहाँ पर आती है ये इधर जाती है और वो फोकस की तरफ जो है appears to be मीट के रूप में इस तरह से गया, तो इस तरह से बैक में यहाँ पर इसका फोकस यहाँ। तो अब चिन्ह के हिसाब से देखिए, ये जो है लेंस के लेफ्ट साइड में फोकस है, यहाँ पर लेंस के राइट साइड में फोकस है। लेंस के जो राइट साइड में फोकस देखते हैं, इसमें राइट साइड से क्या, ये कनकेव लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, इसमें राइट साइड से फोकस, और ये कनकेव लेंस है, इसमें लेफ्ट साइड फोकस। तो जो लेफ्ट साइड रहेगा साइन के, यहाँ मान लीजिए पॉजिटिव, यहाँ से ओरिजिन 0 हो गया, इधर से राइट जाइएगा पॉजिटिव होगा, इधर से लेफ्ट जाइएगा नेगेटिव होगा। तो जो कनकेव लेंस होंगे उसके इस तरफ जब जाएंगे नेगेटिव साइन होगा, और उसका फोकस इसी तरफ होता है लेफ्ट साइड से, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो दो तो ऐसे ही छट गया आपका, ए और सी छट गया, प्लस वाला है। अब इस दोनों में देखेंगे कौन होगा, तो इसका फोकस दिया हुआ है कितना, -2 मीटर, क्योंकि ये जो है आपका लेफ्ट साइड में इसका फोकस है, माइनस हो जाएगा, -2 मीटर है। इसका आप रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, -1/2 डायोप्टर हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 0.5 डायोप्टर, ठीक है, 0.5 डायोप्टर, माइनस में 0.5 डायोप्टर, ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप लोगों ने लेंस का देख लिया फिनोमेना, अब नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर और आगे प्रश्न और थ्योरी दोनों आपको प्ले लिस्ट में भी मैं बना करके डाल देता हूँ, उसमें आप देख सकते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव हो या जो एकेडमी वाले लोग हो सबों को बेनिफिट्स मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कंसेप्ट भी क्लियर हो अप्लाइड क्वेश्चन के साथ साथ। धन्यवाद।